हेलो नमस्कार एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हर बार की तरह प्रॉपर्टी गुरु एक बार फिर हाजिर है आपके लिए रियल एस्टेट का एकदम ताजा हाल लेके। लेकिन इस बार बात होगी थोड़ी अलग। इस बार सवाल जवाब नहीं है, इस बार एक रियल एस्टेट स्पेशल है आपके लिए, खास तौर पर जो अभी अपकमिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, और खासतौर पे प्राइसिंग को लेकर, कीमत को लेकर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं इंटरेस्ट रेट अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और अगर कीमतों में भी परिवर्तन आएगा जो खुद भी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो आपके घर खरीदने के फैसले पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। तो देश में कहां कहां कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, कितना चेंज आया है, ये भी देखेंगे कि कहां पर इन्वेंट्रीज के लेवल हाई हैं अभी भी, और आगे फेस्टिव सीजन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, और महंगाई भी इनफैक्ट अपनी जगह पर है जो आपके बजट को इंपैक्ट करती है। यानी आपके घर खरीदने का जो फैसला है उसमें काफी सारे फैक्टर अब अलग तरीके से काम करने लग गए। और हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसे देश की बिल्डरों की संस्था क्रेडाई ने साथ मिलकर उनके लाइसेंस फोरास और कॉलियर्स इंडिया ने ये रिपोर्ट को तैयार किया है, जो बताती है कि किस किस शहर में किस किस तरह के प्राइसिंग ट्रेंड है, अगर कीमतें बढ़ी हैं तो कितनी बढ़ी हैं, किस हिसाब से बढ़ी हैं, और आगे इनका कितना इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर आज बातचीत होगी, और यहाँ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विमल नाडार साहब, जो कि सीनियर डायरेक्टर है रिसर्च कॉलेयर्स इंडिया के। हर्षवर्धन पटोदिया जी हमारे साथ होंगे, जो कि प्रेसिडेंट है क्रेडाई नेशनल के। और साथ ही हमारे साथ है पंकज कपूर साहब, जो कि एमडी है लाइसेंस फोरास के। और ये रिपोर्ट आप तीनों के सौजन्य से हमें मिली है, इस पर आज बातचीत होगी। तो आप शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो मैं पहला सवाल विमल आपसे लेना चाहता हूं। ये रिपोर्ट कह रही है कि आप देश के प्रमुख 8 शहरों का जिक्र करती है और कहती है कि दामों में बढ़ोतरी हुई है ऑन एन एवरेज 5 से 10% के बीच में, सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर में। लेकिन इस बढ़ोतरी के पीछे कारण क्या है? जी हमने लास्ट पिछले 2 क्वार्टर से देखे हैं कि प्राइस स्टेडीली इंक्रीज हुए हैं। हमारे हिसाब से ये जो इंक्रीज हुआ है, दिस इज अ पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि हमने जबकि देखा ये मार्केट में पिछले पैंडेमिक के दौरान काफी ज्यादा लल था। उसके बाद आई थिंक पिछले सेकेंड हाफ 2021 सेकेंड हाफ से मार्केट पिकअप होना शुरू हुई थी, सेंटिमेंट इंप्रूव हुए थे ऑन द बैक ऑफ इकोनॉमी ओपनिंग अप एंड पॉजिटिव आउटलुक के दौरान। सो इस बीच हमने देखा है कि काफी सारे सिटीज में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशंस हुए हैं एंड लॉन्चेस एक्टिविटी भी इंक्रीज हुए थे। सो ये सब जो मार्केट में तब्दीलियां हो रही हैं डिमांड और सप्लाई की वजह से, विच इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, उसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, विच इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन। जबकि अगर मैं ये भी बोलूंगा कि हम ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी थोड़े इंक्रीज हुए थे, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। अब जब हमने अप्रैल मई में देखा था तो वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूटर है, लेकिन लार्जली अगर हम देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव है कि इंडिकेशन है कि मार्केट पिकअप हो रही है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, लोग घर खरीद रहे हैं, इसी की वजह से प्राइस इंक्रीज हुए लगभग सारे ही मार्केट्स में। जी पंकज जी, तो क्या ये प्योरली डिमांड सप्लाई का मामला है, जहां पर अब डिमांड अच्छी होगी? नो डाउट कि डिमांड बहुत अच्छी है लगातार पिछले कुछ क्वार्टर्स से, लेकिन क्या प्राइस इंक्रीज उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है या कुछ और फैक्टर प्ले कर रहे हैं? क्योंकि ये डिमांड आगे ऐसी रहेगी, इसकी उम्मीद अब आशंका ही कह सकता हूं मैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, महंगाई का बोझ थोड़ा लोगों पर बढ़ा है, उनके बजट्स थोड़े आगे पीछे हुए हैं। सो क्या और भी फैक्टर हैं इसके पीछे? देखिए, डिमांड सप्लाई तो मेन फैक्टर है ये, और साथ में अफोर्डेबिलिटी भी है। अगर आप देखिए पिछले 5 साल से प्राइसेस नहीं बढ़े थे और इस पीरियड में इनकम बढ़ी होगी, तो अगर आप देखिए तो एक पीरियड था जब हमारे प्राइसेस की जो ग्रोथ थी वो इनकम से बहुत ज्यादा थी, और उस पीरियड में आपके वॉल्यूम्स कम हो गए थे और इन्वेंट्री राइज हो रही थी। उसके बाद 2016 के बाद से अभी तक प्राइसेस नहीं बढ़े थे और इनकम ड्यूरिंग द पीरियड बढ़ी थी, तो वो जो गैप था वो धीमे धीमे बढ़ता चला गया। और साथ में जब इंटरेस्ट रेट कम हुए तो इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी देखिए और इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस का एक अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे तो वो ग्राफ जो है वो 2003-4 के पैरिटीज के लेवल पे हो गया था। और यही कारण है कि जो इम्प्रूव अफोर्डेबिलिटी थी और प्राइस में जो ग्रोथ नहीं थी पिछले 5 साल के बाद की वजह से, तो यही कारण था कि ड्यूरिंग पेंडेमिक इतने स्ट्रेस होने के बावजूद भी आपके वॉल्यूम्स वापस आए मार्केट में, जब बिल्डर्स ने और स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़े इंसेंटिव्स दिए और एक ये रैली थी। और उसके साथ जो है जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है वो भी मॉडरेट हुआ थोड़ा, जो पहले 50-55
मंथ की ऑल इंडिया की इन्वेंट्री चल रही थी, अब 36 मंथ्स की ऑल इंडिया इन्वेंट्री आ गई। तो ये देखते हुए जो है इम्प्रूवमेंट दिखा। ये थोड़ा सा जो है ये डिमांड ड्रिवन है और ये मार्केट के स्पेकुलेटिव फोर्सेस के थ्रू नहीं है, जो पहले होता था कि इन्वेंट्री और प्राइस दोनों एक साथ बढ़ते थे। स्पीड इन्वेंट्री कम हुआ, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई और इन्फ्लेशन के की वजह से जो इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट है उसको देखते थोड़ी प्राइस इंक्रीज हुई है। तो आप कह रहे हैं कि ये प्रॉपर इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई किसी तरह का स्पेकुलेशन शामिल नहीं है, जैसे हमने पिछली बार देखा था बाजार में, और जहां से ही बाजार का हम देते हैं कि एक डाउनफॉल कह लीजिए या कह लीजिए एक स्टैग्नेशन आ गया था, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं वैसी चीजें नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई रिपोर्ट की। मैं हर्ष जी के पास आता हूं, क्योंकि ऑन ग्राउंड घरों को बेचने का काम हमारे बिल्डर्स ही करते हैं। तो हर्ष जी देखिए, चाहे वो इनपुट कॉस्ट हो, चाहे वो डिमांड सप्लाई हो, तमाम चीजें हो, लेकिन एक ये है कि अब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, जो कि अब 8% के ऊपर मेरे ख्याल से इफेक्टिवली चले गए हैं। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है, अभी दुनिया में बहुत सारी चीजें घटी हैं जिसके कारण खाने पीने से लेकर तमाम चीजें महंगी हुई हैं। और तीसरी चीज ये है कि अगर घर भी यहां पर महंगे हो जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि जो बढ़िया शानदार मोमेंटम हम पिछले 1-1.5 साल से रियल एस्टेट के अंदर देख रहे थे, उस पर थोड़ा इंपैक्ट आएगा? नमस्कार। आपने बहुत अच्छे प्रश्न रेज किए हैं। एक तो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो था लास्ट 7 से 8 साल में प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े नहीं थे जी, और इंडस्ट्री कॉस्ट राइज को सस्टेन कर रही थी। अब जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़ गए बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड ओवरऑल इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द वर्ल्ड, तो अब ये नॉन सस्टेनेबल सिचुएशन से खड़ा हो गया था, where developers were forced to increase prices because of a very high input cost rise। पहली बात। दूसरी बात, पंकज जी ने कहा था और मैं भी कर रहा हूं कि जो इनकम पैरिटी लेवल जो है, आज लास्ट 6-7 साल में लोगों का परचेजिंग पावर और लोगों का इनकम भी काफी हद तक बढ़ा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन इनकम। सो इसके परचेजिंग पावर पैरिटी है। डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन भी खड़ा है। बेसिकली अगर आप रिपोर्ट को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री काफी शहरों में कम होते जा रही है। जी जी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है। जी, मैंने पढ़ा है वो फैक्टर कि ये जो टोटल इन्वेंट्री है उसका मेजॉरिटी शायद 90% से ज्यादा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी टू मूव इन बहुत थोड़ा है। जी। तो ये जो सिचुएशन है, रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो रेडी टू मूव इन फ्लैट्स का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये रीजन रहे कि दाम बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आपके सामने ग्राफिक्स है जहां पर हर शहर का लिखा हुआ है, और ये इसमें सबसे ज्यादा जो प्राइस राइज है ईयर ऑन ईयर वो आती है दिल्ली एनसीआर से। विमल साहब, मुझे बताइए, अब दिल्ली एनसीआर का जो मार्केट ऐसा है जिसमें हम देखते थे हमेशा एक ओवर सप्लाई का सिचुएशन बना रहता था, प्राइस ऑन एन एवरेज 40-50 लाख 60 लाख में आपको बढ़िया घर एक मिल जाता था, 2 या 3 BHK भी आ जाता था। वहां पर ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज हमें दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट आई थिंक एक और कॉन्टेक्स्ट ये भी रहता है कि इन टर्म्स ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री हमेशा दिल्ली काफी आगे रहा है। इस बार अगर हम देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर का जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो लगभग 3 साल में सबसे कम है। और जबकि अगर हम प्राइस राइज की बात करेंगे, स्पेशली देयर आर 2 माइक्रो मार्केट्स है जहां पे प्राइसेस ज्यादा बढ़ी है, गोल्फ कोर्स रोड है और नोएडा एक्सप्रेसवे है। और यहाँ की जबकि हमने देखा है कि पहले इन्वेंट्री तो थी, बट देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट कि डेवलपर्स के बेसिस में अटेम्प्ट है कि इन्वेंट्री को ज्यादा से ज्यादा पुश करे और डिमांड सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ करके सेल्स काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। तो ये 2 माइक्रो मार्केट्स है जहां पे ज्यादा प्राइस राइज सबसे ज्यादा रहा है, लगभग 20% के ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और अनसोल्ड इन्वेंट्री भी सबसे ज्यादा कम है, लगभग 3 साल में एक बार इतना कम 3 सालों में कभी नहीं था। सो अगर हम देखा जाएगा तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम अभी भी ज्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर मार्केट काफी हद तक जैसे अभी पंकज जी भी बोल रहे थे, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स काफी हद तक थोड़ा वर्कआउट हो रहा है वहां पे भी, क्योंकि सेल्स इंप्रूव हो रही है, लॉन्चेस भी काफी हद तक डेवलपर्स थोड़े माइंडफुल हैं कि डिमांड के सिंक में रहे, और इन्वेंट्री का भी वो लोग असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना है, इसके हिसाब से लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि अभी फिलहाल जो प्राइस राइज हुआ है ये इतना
अलार्मिंग नहीं है फिलहाल तो, आई थिंक, बिकॉज एट द सेम टाइम इन्वेंट्री भी कम हो रही है। जी पंकज जी, चलिए दिल्ली एनसीआर का मैं समझ भी लूं, लेकिन अहमदाबाद 9% ईयर ऑन ईयर चेंज, हैदराबाद 8% ईयर ऑन ईयर चेंज, कलकत्ता 8%, ये तीनों मार्केट ऐसे हैं जो बड़े मॉडरेट मार्केट थे, यहां पर हम बहुत ज्यादा हलचल होती हुई देखते नहीं थे, यहां पर ये चेंज कैसे आ रहा है? क्या इतनी डिमांड आ गई है या फिर आप कहेंगे कि अब वापस से धीरे धीरे इन्वेस्टर एंट्री भी होने लग गई है मार्केट में? देखिए, हैदराबाद की बात करिए तो जब सारे मार्केट अप्रिशिएट कर रहे थे, स्पेशली बैंगलोर, एनसीआर, एमएमआर एंड ऑल दोस थिंग्स, जब एक रैली चली थी 11 से लेकर के 16 तक की, जब सब जगह पे प्राइस ग्रोथ हो रही थी, तो यहाँ पे स्टैग्नेंसी थी। तो अगर हम 5 या 6 साल की स्टैग्नेंसी मेजर शहरों में देखते थे, तो यहाँ पे 8 या 10 साल की स्टैग्नेंसी दिखती थी। उसके साथ साथ जो है न्यू लॉन्चेस भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हैदराबाद में तो सर्टेनली मुझे जो है न्यू लॉन्चेस और जो सप्लाई है और उसके साथ प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है, और साथ में थोड़ी लग्जरी सेगमेंट्स की जो है इन्वेंट्री भी ज्यादा आई है उस मार्केट के अंदर। तो उसकी वजह से जो वेटेड एवरेज सिटी का रेट है वो बढ़ गया है, और उसकी वजह से आपको 10% की ग्रोथ दिखती है। बट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको जो है वो हैदराबाद में दिखती है। अहमदाबाद भी, क्योंकि प्रोलॉन्ग स्टैग्नेंसी थी, उसके चलते हुए जो है प्राइस में थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, और यही कारण था कि वहां पे आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। कलकत्ता एक मार्केट है जो पिछले 5 साल से एक मैच्योरिटी के लेवल पे जा रहा है, नहीं तो कलकत्ता में जो सप्लाई थी बहुत कम थी। अब हम सप्लाई और वॉल्यूम्स दोनों बढ़ते हुए देख रहे हैं, और यही कारण है कि, और ये ग्रोथ जो है एक प्रोडक्टिव ग्रोथ है। मैं इस तरीके की ग्रोथ नहीं देख रहा हूँ कि जैसे पिछले दशक में 20% होती थी, मनी ड्रिवन थी, इन्वेस्टर ओरिएंटेड मार्केट था। जेन्युइन मार्केट है, और प्राइस ग्रोथ जो है वहां की प्राइस की प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट और इन्फ्लेशन ड्रिवन है, स्पेकुलेटिव नहीं दिख रही। जी, तो एक वैसे छोटा सा कमेंट तो हर्ष जी से भी लेना बनता है कलकत्ता के ऊपर, क्योंकि वो भी उनका मेन मार्केट है। हर्ष जी, आप क्या कहेंगे खासतौर पे कलकत्ता के लिए? कलकत्ता देखिए काफी स्टेबल मार्केट है, इट्स टोटली यूजर ड्रिवन मार्केट। जब पूरा हिंदुस्तान में स्पेकुलेशन चल रहा था उस समय भी कलकत्ता कस्टमर ड्रिवन ही था। कलकत्ता स्टेबल मार्केट है, इतनी ऊपर नीच कभी होती नहीं है वहां पर। बट ये जो ग्रोथ है सस्टेनेबल ग्रोथ है। कलकत्ता भी लास्ट फ्यू इयर्स में प्राइस वहां पर बढ़े नहीं थे, और अब इनपुट कॉस्ट को लेके ये सिचुएशन खड़ा हो गया, और ओवरऑल डिमांड भी सही है, ठीक है, एंड ऑल सेगमेंट्स आर मूविंग। एंड कलकत्ता में जो राइज हुई है बहुत नहीं है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आज भी कलकत्ता वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल मार्केट्स हिंदुस्तान में है। हाँ, ऑन एन एवरेज 5 से 7 हजार के बीच में ही भाव है वहां का, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो हर्ष जी, अगर हम अब ये जो करंट सिनेरियो इसको देखें और आने वाले 2-3 महीनों को थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें कि चलिए थोड़ा 5-10% का यहाँ कॉस्ट इंक्रीज भी हो गया है, थोड़ा आपका लोन भी महंगा हो चला है, थोड़े कुछ और फैक्टर्स काम करेंगे, तो आपको क्या लगता है जो फेस्टिव सीजन है इसमें भी जो रोबस्ट डिमांड अभी हमने बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के देखी है, वो फेस्टिव सीजन में भी वैसी की वैसी चलती नजर आएगी ना अक्रॉस द इंडिया? क्या ऐसा होता दिखेगा? हमें ये लगता है कि फेस्टिव सीजन में ये सिलसिला चलते रहेगा। द मार्केट विल रिमेन रोबस्ट, बिकॉज अभी भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है कम नहीं हुए जी। तो there could be a further rise also if the inflation is not controlled. So people may miss the bus. I don't foresee any major impact in any of the markets in all over India during the festive season for the slight price increase or slight increase in the interest rates. ओके पंकज जी, आपकी जो स्टेटमेंट है इस रिपोर्ट के साथ, उसमें मैं एक बात गौर कर रहा हूं, वो ये कि आपने कहा है कि बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, अब ये कौन से डेवलपर्स हैं वो आप ही बताएंगे, वो जो इंटरेस्ट रेट है उससे भी थोड़ा सा राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब 1-2 साल, जैसे कई स्कीम्स आती हैं कि भाई 2 साल तक हम आपको 6.5% पर ही करेंगे, या रेस्ट ऑफ द जो हिस्सा है वो हम खुद बियर करेंगे। क्या इस तरह की स्कीम अक्रॉस द बोर्ड देखी जा रही है, या फिर ये कुछ 2-4 गिने चुने नाम ही हैं जहां पर ऐसे ऑफर्स हैं? क्योंकि डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक जो जनरल कस्टमर है, जो एक टिपिकल होम बायर है, मिडिल क्लास का होम बायर है, और ये फर्स्ट हैंड कस्टमर है, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट उसे क्या मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमने 2-3 ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे जो लार्ज डेवलपर्स हैं मुंबई, एमएमआर के और दूसरे शहरों के अंदर भी हमने देखे,
जहाँ पे उन्होंने जो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट था उसको एब्जॉर्ब किया है, और उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पे इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफर किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ये एक अर्ली साइन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्योंकि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वहां पे आज भी थोड़ा स्ट्रगल है, रेडी प्रॉपर्टीज में सेल्स हो रही है। तो अगर आप बहुत कायदे से देख ली तो टोटल अनसोल्ड का केवल 7% रेडी है, लेकिन 50% ऑफ द सेल्स जो आ रही है वो रेडी यूनिट्स के थ्रू आ रही है। तो यही कारण है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में सेल्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ हद तक, जहां तक जो बिल्डर्स हैं वो कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो इम्पैक्ट है वो जो अनअफोर्डेबिलिटी है वो वापस से ना आ जाए, इसको देखते हुए अर्ली साइन दिख रहे हैं। और यही कारण है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि ये बायर्स मार्केट बना रहेगा, वॉल्यूम बढ़ते रहेंगे, और कुछ हद तक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में बिल्डर्स जो इंक्रीज इनपुट कॉस्ट हुई है या इंटरेस्ट रेट का जो बर्डन हुआ है वो खुद एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। राइट। तो विमल साहब, 5 से 10% चलिए मान लेते हैं मॉडरेट इंक्रीज है, और इससे होम बायर अपना फैसला नहीं बदलेंगे, लेकिन हर्ष जी ने भी जैसा इशारा किया कि इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स हैं वो भी खत्म नहीं हुए, वो दोनों तरफ लागू होते हैं, वो बायर के ऊपर भी लागू होते हैं और वो बिल्डर के ऊपर भी लागू होते हैं। तो क्या यहां से कॉस्ट थोड़ा और ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है आगे, और जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, फिलहाल तो हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन, जैसे हर्ष ने भी कहा कि इन्फ्लेशन भले ही आई थिंक मोमेंटरली थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है, लेकिन अभी भी वो बेंचमार्क से हल्का सा ऊपर ही है। सो वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि इन्फ्लेशन को अंडर चेक रखें। तो अगर इन्फ्लेशन अंडर चेक रखा जाए एंड इसी टेंडेंसी से अगर हल्का सा कम या स्टेडी रहे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना मेजर इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज हमने काफी हद तक इनपुट प्राइस इंक्रीज और उसका पास ऑन इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देख लिया है। सो आई एम श्योर अभी जो रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है वो भी हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर टेंडेंसीज को कम रखने के लिए किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल की जो सिचुएशन है और गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, ये देख के लग नहीं रहा है कि इतना ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। शुड बी अंडर कंट्रोल। हर्ष जी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे बैंक लोन्स की, इंटरेस्ट रेट की, और अभी भी जो आरबीआई का इशारा है और बाकी तमाम एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 0.5% तो तय है, लेकिन आधा से 1% तक और जो रेट्स हैं, बोरिंग रेट्स, वो ऊपर जा सकते हैं, यानी कि लोन थोड़ा और महंगा हो जाएगा। क्या इसका कोई इम्पैक्ट आप आने वाले वक्त में देखते हैं, या आपको लगता है नहीं, एक बार घर खरीदार ने मन बना लिया तो वो 2-3% की रेंज के लिए रुकेगा नहीं? देखिए, अभी भी जो इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट है, इट हैज बीन रेंज बाउंड। जो गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई ने काफी कंट्रोल करके ही बढ़ाया है। वी हैव जस्ट रीच द प्री कोविड लेवल ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंडली, कोई भी टेन्योर ऑफ हाउसिंग लोन 15 से 20 साल, 10 से 20 साल रहता है। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 20 years, आई डोंट थिंक दिस हाई रेट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन। ये रेट एडजस्ट होंगे, जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तो रेट्स कम भी हो सकते हैं। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में एवरेज जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बायर के लिए ठीक ही रहेगा। एंड सेकेंडली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाती है एंड वी बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड देयर इज सो मच ऑफ ग्रोथ एज प्रोजेक्टेड, आवर इंडियन इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट्स विल बी एट पार विद द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो उस समय क्या है कि ऑटोमेटिक एडजस्ट होके होम बायर का जो रिटर्न आरओआई है, जो आईआरआर है, वो एवरेज में ठीक ही रहेगा मेरे हिसाब से। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म को देख के घर खरीदने का डिसीजन नहीं होता है। चलिए ठीक है। तो हर्ष जी का कहना है कि जब लॉन्ग टर्म, आप 20 साल के जो लोन होते हैं, जब आप उसका एक ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो आपको 6-7% के बीच में गिरेगा, शायद उससे कम भी हो सकता है, भले ही साइकिल्स में अलग अलग आपको रेट्स देखने को मिले। पंकज जी, क्या वक्त आ गया है इन्वेस्टर्स के लिए भी एंट्री लेने का बाजार में, या कुछ हद तक आप इन्वेस्टर मूवमेंट भी देख रहे हैं यहाँ पे, या अभी भी प्योरली एक एंड यूजर का ही मार्केट है? तो मुझे कुछ हद तक दिख रहा है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बट ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, यील्डिंग एसेट्स के लिए करते हैं। तो उस तरीके का आपको मुझे रुझान दिख रहा है। और कारण ये है कि रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से एनआरआई मार्केट की भी डिमांड बढ़ रही है। तो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन आपको हमेशा मिलेगा जब प्राइस प्रोडक्टिविटी हो गई, क्योंकि प्राइस में अगर अपसाइड दिखती है तो इन्वेस्टर का रुझान इस मार्केट की तरफ हमेशा आता है। राइट। हर्ष जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि देखिए, भारत में घरों की डिमांड की तो कोई कमी नहीं, वो आपने और हमने सबने विटनेस कर लिया, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा था कि पिछले करीब 1 दशक से मार्केट बहुत ठंडा था।
कोरोना आया, कुछ लोगों की थिंकिंग में बदलाव आया, कुछ मॉनेटरी चीजों में चेंज आया और हमने देखा कि मार्केट फिर चल पड़ा। और आई थिंक आप प्रेसिडेंट रहे क्रेडाई के उस काल में, ये 2 साल के आपके इस पीरियड में मार्केट ऐसा मूव किया है, वरना पिछले 10 साल से तो बहुत सारे हमने देखा कि मार्केट उस तरह की रेंज नहीं जा पाई थी। लेकिन अब ये 2 साल तो ठीक है, बहुत स्पेशल फैक्टर रहे। यहां से क्या करना होगा कि ये ऐसा ही चले, फिर से पहले जैसे हालात में ना पहुंचे? विपिन जी, आई थिंक ये अपने को मार्केट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टडी करनी पड़ेगी। अपने मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अगर आप इंडिया को कंपेयर करते हैं विद द ग्लोबल सिचुएशन, इंडिया विल स्टिल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी विल स्टिल हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन। जहां यंगेस्ट पॉपुलेशन है वहां घर का डिमांड मेरे हिसाब से कभी भी कम नहीं होगा, बिकॉज पीपल विल माइग्रेट, पीपल विल गो फॉर जॉब्स, पीपल विल वांट टू बाय देयर ओन हाउसेस। अब जो बाइंग एज ऑफ हाउसिंग है 30 से 35 साल का हमारा रिसर्च है कि that is they are forming the largest group of customers. Since we are going to be the largest economy in the world in terms of population from next year, I think ये डिमांड बड़ा रोबस्ट रहेगा। और अभी तक हमारे हिसाब से अपने रियल एस्टेट इंडिया के टॉप 8 सिटीज में देख रहे हैं। अभी टियर 2 एंड टियर 3 सिटी का तो गेम स्टार्ट होने वाला है। वहां पर जब जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी तो वहां पर भी घरों का डिमांड काफी बढ़ेगा। आई थिंक अपने ओवरऑल जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ग्रोथ है अपने जीडीपी से फास्टर ग्रोथ होगा। दैट इज माय कन्विक्शन एंड आई थिंक दिस मार्केट इज गोइंग टू रिमेन फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years एंड वी आर एंटरिंग अ मैच्योर्ड मार्केट। इसमें डेवलपर हैज टू बी कस्टमर सेंट्रिक, मोर ट्रांसपेरेंट, मोर रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस ठीक होना चाहिए, फास्ट डिलीवरी ठीक होनी चाहिए और वो ब्रांड जो क्रिएट ट्रस्ट पे होगा वो डेवलपर काफी सक्सेसफुल रहेगा। हमारे हिसाब से अपॉर्चुनिटी और डिमांड दोनों की कमी नहीं है। चलिए, तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के लिए इस वक्त जो हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। अब ये टर्निंग पॉइंट क्या एक फाइनल टर्न अराउंड लेकर आएगा? हर्ष जी ने अपनी बात रखी और हमारे बाकी दोनों एक्सपर्ट्स ने भी जिस हिसाब से बताया, हाँ सारी चीजें पैरिटी में, और जो हर्ष जी कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, एक कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच रखनी होगी जो बीच में कहीं चली गई थी, अगर वो रहती है तो वाकई में इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को हम वापस से एक अलग शाइन में चमकता हुआ देखेंगे। और आने वाला वक्त ये बताएगा कि हाँ डिमांड हमेशा से, पंकज कपूर साहब बोलते हैं, कभी कम थी नहीं इंडिया में, और बस उसके लिए एक सही प्राइस पॉइंट और सही ऑफर चाहिए था जो शायद अब स्ट्राइक हो गया है। एंड आई होप कि ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी नियर टर्म में फेस्टिव सीजन पे हमारी नजर रहेगी कि वहां पर भी क्या मार्केट अभी तक की अपनी जो सफलता है वो दोहरा पाता है और आपके घर खरीदने का सपना पूरा हो पाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज अपना वक्त निकाल के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।